हेलो साथियों, आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली। आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये सारे प्रश्न आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके इस वीडियो से यानी आप समझ सकते हैं 100 प्रश्नों से कम 8 से 10 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपके इन 100 प्रश्नों में से 7 से 8 प्रश्न तो पक्के आने हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगता तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करना। आपसे केवल हम एक चीज़ मांगते हैं कि आप केवल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चाहते हो आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। आप बोलोगे कि वीडियो वास्तविक अच्छी है, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए पहला प्रश्न आपके सामने देखिए। पहला प्रश्न कह रहा कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जाती है। सभी प्रश्नों के आपको 4 राइट आंसर बताना होगा कि पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा और 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, सभी प्रश्नों के लिए मैं आपको कम से कम 5 सेकंड दूंगा और आपको बताना होगा कि इन 100 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों के राइट आंसर दिए। तो पहला प्रश्न साथियों, पहले प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी कृषि। ध्यान रखना 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जाने वाली कृषि कौन सी है, तो पारिस्थितिकी कृषि। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कृषि में विभिन्न किस्मों के उर्वरकों का उपयोग किस अनुपात या संतुलन अनुपात में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको बताना होगा NPK का अनुपात है वो किस अनुपात में जाना जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4:1 के अनुपात में। दानों साथियों 4:2:1। तीसरा प्रश्न आपके सामने देखिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। साथियों समझेंगे ड्रिप सिंचाई पद्धति होती है और उसका जो जन्म स्थान है वो कौन सा देश है। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, इजराइल देश। ध्यान रखना होगा साथियों। और इजराइल की जो राजधानी है वो कौन से साथियों, जेरूशलम। ध्यान रखना होगा साथियों, जेरूशलम। यहाँ पर आपको साथियों जो भी देश मिलेगा उसकी मैं राजधानी से आपको रूबरू कराता चलूँगा। चीन की राजधानी देखिए साथियों क्या है, बीजिंग। यहाँ मैं आपको हर चीज़ कवर कराऊंगा। बीजिंग चीन की राजधानी है। जर्मनी की राजधानी साथी समझेंगे बर्लिन। यहाँ पर देखिए जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। और इंग्लैंड की राजधानी सभी को पता है कि इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। अब आइए इनकी संसदों पर भी डिस्कस करते हैं। यहाँ से संसद से भी प्रश्न बनते हैं। तो इजराइल की जो संसद है उसका नाम है नेसेट। ध्यान रखो साथियों क्या है, नेसेट। चीन की जो संसद है उसे बोलते हैं नेशनल पीपल असेंबली। ध्यान रखो साथियों क्या कहा जाता है, नेशनल पीपल असेंबली चीन की संसद को कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर जो इंग्लैंड की संसद है, इंग्लैंड की संसद को क्या कहा जाता है, सभी साथी बताएंगे कि ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है। तो इसकी संसद को कहा जाता है साथियों पार्लियामेंट। ध्यान रखो साथियों पार्लियामेंट इसकी संसद को कहा जाता है। देखिए जर्मन की संसद है उसका अभी कहीं किताबों में उल्लेख नहीं है तो हम इसको नहीं बता सकते। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छिड़काव सिंचाई किस स्थानों के लिए सर्वोत्तम विधि के रूप में मान्य है। सबती समझेंगे तो छिड़काव सिंचाई होती है जैसे बूंदें जिससे बारिश होती है उसे हम छिड़काई के सिंचाई के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो चौथा प्रश्न इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रेगिस्तान क्षेत्रों में। ध्यान रखना साथियों जो छिड़काव सिंचाई किस क्षेत्रों में की जाती है, तो रेगिस्तानी क्षेत्रों जैसे राजस्थान है ऐसे राज्यों में ये पद्धति अपनाई जाती है। पाँचवा प्रश्न देखिए यहाँ पर, किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्तों पर कितने वर्ष के लिए वैध होता है। यहाँ पर समझने के साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड है वो वार्षिक समीक्षा के लिए कितने वर्षों के लिए वैध माना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा पाँचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष के लिए। साथियों ध्यान रखना होगा कितने वर्ष के लिए माना गया वैध, तो 3 वर्ष के लिए। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो जिस भी छात्र मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को शेयर कर दिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है मूल्य स्थितीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया जाता है। आज का छठा प्रश्न है और छठा प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाय कॉफ़ी रबर तम्बाकू। ध्यान रखो साथियों चाय कॉफ़ी रबर और तम्बाकू। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नई राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि विकास लक्ष्य कितना % निर्धारित किया गया है। यहाँ पर 7वां प्रश्न है, सभी साथी समझेंगे 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.0%। ध्यान रखना साथियों कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया, तो 4% निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पंजाब के अलावा बासमती चावल के निर्यात क्षेत्र की स्थापना और किस राज्य में की गई है। सबसे पहले पंजाब राज्य में बासमती चावल की स्थापना की गई थी यानी जो उत्पादित किया गया था, उसके बाद कौन सा दूसरा राज्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरांचल। उत्तरांचल अर्थात उत्तराखंड। उत्तरांचल को ही उत्तराखंड राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 9वां प्रश्न है, रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल साख का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराना होता है। आज का 9वां प्रश्न है साथियों। 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। ध्यान रखना साथियों कितना प्रतिशत कराना होता है, तो 18%। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर,
केंद्रीय विपणन समितियों का कार्य क्षेत्र होता है? ये सारे प्रश्न मैंने वही लिए जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। आप सभी प्रश्नों को गौर से देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में किस वर्ष पूछा गया। देखिए यूपीपीसीएस 2004 में ये मेंस में पूछा गया और यूपीपीसीएस 1992 में भी ये प्रश्न पूछा गया। इसीलिए मैंने बोला कि आपकी ये जो क्लास होने वाली है आज की 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, इसमें से आपकी 7 से 8 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं उनमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका जो 10वां प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर बनता है साथियों, उसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिला स्तरीय। ध्यान रखो साथियों क्या है, जिला स्तरीय। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित में से किस में प्रोटीन की सार्वजनिक मात्रा पाई जाती है? यानी आपके सामने जो 4 ऑप्शन आपको बताएं, इनमें से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो 11वां प्रश्न है, 11वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर डी, मशरूम में। ध्यान रखो साथियों, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? मशरूम में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो मशरूम है, और वैसे अगर ऑप्शन में मशरूम ना होता तो आपका सोयाबीन में भी सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? 12वां प्रश्न है साथियों, 12वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजोला। ध्यान रखना साथियों किसमें? एजोला में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालिक ऋण कितने अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया साथियों कि अल्पकालीन ऋण कितने अवधि के लिए दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 माह के लिए। ध्यान रखना साथियों कितने? 15 माह के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सामाजिक वानिकी योजना को कब प्रारंभ किया गया था? आज का 14वां प्रश्न आपसे पूछा है, सामाजिक वानिकी योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एग्रो सिल्वीकल्चर का तात्पर्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखना चाहते हो। एग्रो सिल्वीकल्चर का तात्पर्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, फसलें प्लस ईंधन के वृक्ष। ध्यान रखना चाहते हो, फसलें प्लस ईंधन के वृक्ष एग्रो सिल्वीकल्चर से तात्पर्य रखते हैं। साथियों जो मैं आज क्लास करा रहा हूँ 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। इसके PDF लगभग मैं आपको 2 बजे के समथिंग प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि PDF बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो 2 बजे तक आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। जो भी साथी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े हुए, मैं इस का PDF आपको व्हाट्सअप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा। और जो भी साथी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े और व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े, तो आप जिससे भी जुड़ना चाहते हैं उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जिससे भी जुड़ना चाहते हैं वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मिट्टी के मटके का प्रतीक किससे संबंधित है? 16वां प्रश्न आज की क्लास का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संरक्षण। ध्यान रखो साथियों किसका? मिट्टी के मटके का प्रतीक क्या है? पर्यावरण संरक्षण। देखिए साथी, कल हमारा 5 जून निकल कर गया है, 5 जून, और इसको क्या बनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो ध्यान रखो 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? साथियों आपसे पूछा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? तो 17वां प्रश्न, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देहरादून। और ये देहरादून आपका पड़ता है उत्तराखंड में। ध्यान रखो साथियों कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न आपके सामने, किस कंपोस्ट में फास्फोरस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? यहाँ पर देखिए ये प्रश्न छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2004 में प्रश्न पूछा गया है, और इसका जो राइट आंसर बनता है 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, बर्मी कंपोस्ट। ध्यान रखना चाहते हो कौन से कंपोस्ट में? तो बर्मी कंपोस्ट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। ध्यान रखो साथियों कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। अगला क्वेश्चन, मृदा की घटती हुई उर्वरकता एवं उत्पादकता को बचाने के लिए किस कृषि पद्धति का उपयोग आवश्यक हो गया है? आज का 20वां प्रश्न है साथियों, और आपको बताना होगा ऐसी कौन सी कृषि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाकलन कल्चर। ध्यान रखना कौन सी? परमाकल्चर। ये ऐसी कृषि है जिससे कि मृदा की घटती हुई उर्वरकता को बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, BS व्यास समिति किससे संबंधित है? आपके एग्जाम में समितियों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपके सामने एक समिति दी है BS व्यास समिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से। ध्यान रखना चाहते हो किससे? कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार, BS व्यास समिति। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
NAFED यानी नफेड संबंधित है। आपसे पूछा ये एक शब्द दिया है नफेड और इसका संबंध आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि एवं उत्पादकों के विपणन से। इसका साथियों PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप पर, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। 23वां प्रश्न साथियों आज का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23वें प्रश्न का वो 1965 में हुआ था। कब हुआ था? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में प्रारंभ हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 100 प्रश्न है तो वीडियो को थोड़ा स्पीड से रखेंगे। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्थान है जो बनी है। अब आपको बताना होगा एक नाबार्ड है ये किसके लिए बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। ध्यान रखना साथियों, नाबार्ड एक बैंक है जो ज़्यादातर किसानों को ऋण वगैरह देती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पादपालय एक सुविधा है। आपसे पूछा पादपालय एक सुविधा है, ये किससे संबंधित है। तो 25वां प्रश्न साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियंत्रण पारिस्थितिकी में पौधों को उगाने के लिए। क्या है ये? पादपालय, जिसको हम बोलते हैं फाइटोड्रोन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कंपास्ट के कीट यानी कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिकी इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है। अब आपको बताना होगा जीवाणु, विषाणु या कीट से या पौधों से। तो 26वां प्रश्न है आज का, तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु से। ध्यान रखना साथियों, किससे लिया गया है? जीवाणु से। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित कौन सी एक क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है। 27वां प्रश्न है जो साथियों पर्यावरण के लिए जो क्रिया अब अनुकूल है उसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जैव कृषि। ध्यान रखो साथियों, कौन सी? जैव कृषि। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, भूमि सुधार के लिए यानी भूमि सुधार के विषय संबंधित संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची से संबंधित है। यानी आपसे प्रश्न पूछा है कि भूमि सुधार के विषय संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची से संबंधित है। यानी आपको समझना होगा संविधान की जो सूचियाँ वो 3 प्रकार से बांटी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची। उन्हीं सूचियों में से आपको बताना होगा कि भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है, राज्य के अंतर्गत, संघ के अंतर्गत या सम्मति सूची के अंतर्गत। तीनों सूची आपके सामने दी हुई है, आपको बताना होगा। तो 28वां प्रश्न इसका जो राइट आंसर बनता है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। यानी ये विषय है एक, कौन सा विषय है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला भूमि सुधार विषय है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से एक अंश है। आपको बताना होगा 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बनता है कि भूमि सुधार बैंक है वो किससे एक अंश या किसका एक अंश है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहकारी उदार ढांचा का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है। यानी आपसे पूछा है ग्रामीण जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो साथियों ध्यान रखना 30वां प्रश्न इसका जो राइट आंसर बनता है वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना साथियों, कौन सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या नहीं यहाँ पर प्रतिशत पूछा है। अगर जनसंख्या पूछता तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता, अब यहाँ पर पूछा है आपसे प्रतिशत तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। आपसे पूछा ग्रामीण बैंक का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय कृषि पुनर्वित्तीय निगम के कार्यों को ले जाना। ये ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत या ग्रामीण बैंक के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। साथियों सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। 32वां प्रश्न है, सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो 32वां प्रश्न राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1960 में। अगला क्वेश्चन, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। 33वां प्रश्न है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1963 में। देखिए 2 प्रश्न आपसे पूछे गए और दोनों प्रश्नों को एक बार देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था और यहाँ पर कह रहा है सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो पहले का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए बनता है 1960 और दूसरे जो 33वां प्रश्न है इसका जो राइट आंसर बनता है 1963 बनता है। दोनों प्रश्न एक ही है, थोड़ी डेफिनेशन देखिए, यहाँ पर जिला दिया, यहाँ पर क्षेत्र दिया है और बिल्कुल सेम हूबहू वही है। तो ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज डाल देते हैं। तो राइट आंसर आपके दोनों देख लेना, 1960 वाला जिला है और क्षेत्र वाला 1963 है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन को। और विश्व की अगर बात की जाती है हरित कृषि के क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया हो तो उनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें कृषि के क्षेत्र में अब तक केवल एक ही व्यक्ति जिन्हें कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर,
हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा, आपको बताना होगा कौन कौन सी फसलों पर पड़ा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूं के उत्पादन पर। यानी सबसे अधिक जो हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा है वो गेहूं के उत्पादन पड़ा है, और उसके बाद जो हल्का पूरा पड़ा है वो आपका चावल यानी धान की खेती पर पड़ा है। अब गेहूं के क्षेत्र में आपका पंजाब राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, ये 3-4 ऐसे राज्य हैं जो गंगा यमुना के किनारे बसे हुए, इन पर भी सबसे अधिक पड़ा है। अगला प्रश्न देखिए, सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया। देखिए 3 प्रश्न आगे सघन से आपसे पूछा, सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया। तो साथियों ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1965 से यानी 1964 से 1965 के मध्य। अगला प्रश्न देखिए, देश के दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है। यानी देश में जो दूध का उत्पादन किया जाता है उसमें सबसे अधिक दूध किसका आता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, भारत में सबसे अधिक भैंसें दूध देती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को किसने शुरू किया था। तो सावित्री यहाँ पर जो ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपसे बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, डेयरी उत्पादन या विकास बोर्ड ने। इसने तो शुरू किया था, किसने शुरू किया था, आपसे पूरा कार्यक्रम किसने शुरू किया, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने। और ये संबंधित किससे, तो ये दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, यानी दूध की जो उत्पादन उसको बढ़ाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। कब चलाया गया था, तो 1970 में। आपको 3-4 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में दूध की उपलब्धता सबसे कम है। यानी आपको बताना होगा भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ सबसे कम दूध उपलब्ध होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 में प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर भारत। यानी आपके जो राज्य पड़ते हैं पूर्वोत्तर भारत में। देखिए मैं आपको हल्का सा मैप में दर्शा दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे कि पूर्वोत्तर भारत कौन सा है। देखिए इस प्रकार जो ये वाला हिस्सा बसा हुआ साथियों, समझने की कोशिश करना ये वाला। अब इस वाले हिस्से में कौन कौन से राज्य आते हैं। देखिए त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, ये आपके जो राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में दूध की उपलब्धता सबसे कम होती है। जब आपके जो पश्चिमी राज्य हैं जैसे आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, इन राज्यों, हरियाणा, इन राज्यों में दूध की ये मालूम बाढ़ सी रहती है। हरियाणा में तो डेयरी अनुसंधान केंद्र भी है दूध का, इसीलिए वहाँ पर अधिक दूध है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भारत में पोटाश युक्त उर्वरकों का उत्पादन होता है। आज का 40वां प्रश्न आपसे पूछा, भारत में पोटाश युक्त उर्वरकों का उत्पादन होता है। तो 40 में प्रश्न का राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, 0। कितना होता है, 0। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक भाग पर खाद्यान्न फसलों का उपयोग या उगाया जाता है, दूसरा स्थान किस वर्ग की फसलों का आता है। यानी आपको समझना होगा प्रश्न, इसमें बोला है कि देश में सबसे अधिक जो कृषि की जाती है वो सर्वाधिक भाग पर खाद्यान्न फसलों की जाती है। उसके बाद खाद्यान्न फसलों को अगर हम ना लें तो दूसरे स्थान पर कौन सी फसलें आती हैं। तो इसका जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिलहनी फसलें, जो तिलहन देती है। जैसे आपकी तिलहनी फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, जो तिल, जैसे सरसों आ गया, आपका मूंगफली आ गया, इस प्रकार की जो फसलें होती हैं जिनसे हम तेल निकालते हैं, ये हमारे भारत में दूसरे स्थान पर उगाई जाती हैं खाद्यान्न फसलों के बाद। खाद्यान्न फसलों में आपकी आती हैं गेहूँ आता है, धान आता है, जौ आता है, जिन्हें हम खाने में प्रयोग करते हैं उन्हें हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है 42वां प्रश्न, भारत में प्रति व्यक्ति वर्ष अंडों की खपत लगभग कितनी है। यानी भारत में प्रति व्यक्ति कितने अंडे खाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 42 में प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 55। ध्यान रखना साथियों, कितने भारत में प्रति व्यक्ति वर्ष, यानी वर्ष की बात हो रही, एक वर्ष में एक व्यक्ति कितने अंडे खा सकता है, यानी भारत में औसत इतना खपत होता है। तो साथियों ध्यान रखना 55, जो खाते हैं उनको भी संभाल के, जो नहीं खाते उनको संभाल के, ओवरऑल जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर भारत में खपत की जाए अंडे की तो एक व्यक्ति के हिस्से में 55 अंडे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। साथियों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ और समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्रांतियाँ होती हैं, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति, काली क्रांति, पीली क्रांति, सफ़ेद क्रांति, ये क्रांतियाँ आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं और लगभग 1 से 2 क्रांतियाँ पूछी जाती हैं। तो इस वीडियो में आपके जितने भी क्रांतियों से संबंधित प्रश्न बनते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखते रहना। देखिए किस प्रकार आपसे पूछा जाए प्रश्न कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो 43वां प्रश्न इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो साथ हो जाएगा वैकल्पिक ऊर्जा, यानी ऊर्जा से संबंधित होता है कृष्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर उस क्रांति को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है जिसके
अंतर्गत कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों का समन्वित विकास की अवधारणा सम्मानित की गई है। देखिए ये रेलवे में प्रश्न पूछा गया है 2004 में, और पूछा उस क्रांति को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई जिसके अंतर्गत कृषि के जितने भी कार्य होते हैं उसमें समाहित किए जाते हैं। तो साथ ही उस क्रांति को कहा जाता है इंद्रधनुषीय क्रांति। ध्यान रखना साथ ही कौन सी? इंद्रधनुषीय क्रांति। यानी कृषि से संबंधित जितनी क्रांतियाँ होती हैं उन सभी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो क्रांति चलाई गई थी उसका नाम था इंद्रधनुष क्रांति। देखिए इसको याद कैसे रखा जाएगा? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, यानी सभी रंग होते हैं। तो ध्यान रखना जितनी भी क्रांतियाँ होती हैं उन सभी को लेकर एक साथ चलने वाली क्रांति कौन सी है? इंद्रधनुष क्रांति। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है इसकी। तो अगला प्रश्न देखिए, ताजे जल के मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अच्छा प्रश्न है, ताजे जल के मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर बनता है साथियों ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान आपका चीन का आता है। साथियों समझना होगा, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चीन। दूसरे स्थान पर भारत। अगला प्रश्न, भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? यानी सातों ध्यान रखना दलहनों की खपत की जाती है भारत में, उसका कितने प्रतिशत उत्पादित करता है? तो आपको ध्यान रखना कितना किया जाता है। 46 में प्रश्न ऑप्शन नंबर बी 55%। ध्यान साथियों 55% तो हमारे देश में दाल होती हैं, उसके बावजूद हमारे देश में 45% दालें दूसरे देशों से मंगाई जाती हैं, तब हमारे देश में खपत की जो क्षमता है वो 100% हो पाती है, यानी पूर्णता पड़ती है। यानी हमारे देश में दालें जो हमारे यहाँ उगाई जाती हैं वो तो सारी खपत की जाती है, साथ साथ दूसरे देशों से भी हम दालों को मंगाते हैं, इसीलिए हमारे देश में दालों की कमी रहती है और हमेशा दालों के भाव अधिक रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मैंने अभी आपसे ऊपर डिस्कस किया था कि जितनी भी क्रांतियां सारे एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस हो जाएगी। तो गुलाबी क्रांति का संबंध साथियों आपको बताना होगा, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, झींगा उत्पादन से। ध्यान रखना साथियों, झींगा क्या होता है? तो ये मछली में ही एक किस्म होती है जिसे हम झींगा कहते हैं, तो इसी से संबंधित होती है आपकी गुलाबी क्रांति। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को कब प्रारंभ किया गया था? साथियों आपको बताना होगा तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को कब प्रारंभ किया गया था। 48वां प्रश्न, राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी 1986 में। ध्यान रखना साथियों कब? 1986। अगला प्रश्न देखिए, धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ये क्रांति कई बार पूछी गई है कि धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वरक क्षेत्र से। जी हाँ साथियों, उर्वरक क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए धूसर क्रांति की स्थापना या धूसर क्रांति चलाई गई थी। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सभी साथी समझेंगे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, कौन सा हो जाएगा साथी? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सी, कुफरी, और कुफरी आपका पड़ता है शिमला, और शिमला आपका पड़ता है हिमाचल में। ध्यान रखना साथियों कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, बहुत डीप जाके प्रश्न पूछा कुफरी, वैसे आपका ज़्यादातर शिमला ही आता है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला में। ऐसे प्रश्न आपके निकल जाता है, बट आपको अंदर तक पूछा तो कुफरी उस स्थान का नाम भी ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 51वां प्रश्न आपसे पूछा है, आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार वर्ष 2014-15 में भारत मछली उत्पादन विश्व में कौन से स्थान पर रहा था? यानी देखिए जो आंकड़े होते हैं परिवर्तित होते रहते हैं, यानी नए आंकड़े आते हैं प्रतिवर्ष। यहाँ पर आपसे पूछा है कि 15-16 के अनुसार पूछी जाए तो 14-15 में भारत कौन से स्थान पर रहा था मछली उत्पादन के मामले में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 51 में प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर। देखो प्रथम स्थान वही रहता है चीन। ध्यान रखना साथियों, जैसे ताजे पानी में प्रथम स्थान चीन, भारत दूसरे स्थान पर, इसी प्रकार 14-15 के आंकड़ों में चीन हमारा प्रथम स्थान पर और भारत द्वितीय स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? 52वां प्रश्न आपसे पूछा, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आपको राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 1958 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के समग्र मछली उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? अब देखिए यहाँ पर पूछा अंतर्देशीय, घरेलू, समुद्री सीमा, समस्त क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अंतर्देशीय यानी देश के अंदर, इसमें सबसे अधिक मछली पकड़ी जाती है देश के लिए, या घरेलू समुद्री सीमा? घरेलू समुद्री सीमा का मतलब ये होता है कि जो हमारे देश की सीमा होती है उससे 12 समुद्री मील की दूराई पर, यानी ये घरेलू समुद्री सीमा को यही कहा जाता है। जैसे ये हमारी सीमा है, इससे 12 समुद्री सीमा के अंतर्गत। उसके बाद बोला समस्त समुद्री क्षेत्र, यानी इस सीमा से 200 किलोमीटर समुद्री मील, यानी 200 समुद्री मील के बीच इस क्षेत्र से मछली पकड़ी जाती है, उसमें योगदान किसका है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 53 में प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंतर्देशीय, यानी देश के अंदर वाली सीमा से अधिक मछली पकड़ी जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
आइए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। संसार का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? ये सारे प्रश्न वही हैं जो आपके परीक्षा में पूछे गए और विशेषकर ये मैंने प्रश्न एक एक प्रश्न को अच्छे से एनालिसिस किया, इसीलिए मैं इस वीडियो में 100 प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो आइए 54वां प्रश्न देखते हैं और यहाँ पर पूछा सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। तो साथियों 54वें प्रश्न का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन। ध्यान रखना साथियों, सब्जी के मामले में प्रथम स्थान पर चीन है। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक तिलहन राष्ट्र कौन सा है? अब आपसे पूछा विश्व में सर्वाधिक तिलहन कौन से राष्ट्र में उगाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन। साथियों ध्यान रखना, अगर आपको कन्फर्म नहीं पता है कि इसमें कौन सा देश है और आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आप आंख मीच के उसे चीन लगा दीजिए। अगर प्रथम की बात हो रही है, किसकी, फर्स्ट की आ रही है और आपको पता है कि ये भारत नहीं हो सकता या दूसरा देश नहीं हो सकता कन्फर्म, और आपको चीन का पता नहीं है तो आप चीन लगा दीजिए, क्योंकि जितने भी क्षेत्र होते हैं उन सभी में चीन नंबर 1 पर ही ज़्यादातर आता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न आपके सामने, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, यानी आपसे पूछा जो खाद्यान्न की फसलें होती हैं सर्वप्रथम किस काल में कृषि हुई थी। कितना अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल में। ध्यान रखो साथियों, नवपाषाण काल में कृषि की खोज हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, वो भी खाद्यान्न फसलों की बात हो रही है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। देखिए अगर आपसे प्रश्न दो प्रकार से पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। अब आपसे पूछा जन्मस्थली कौन सी, यानी वो जगह कौन सी है जहाँ पर हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा पंतनगर। ध्यान रखना चाहते हो कौन सा नगर, पंतनगर। ये पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों संयुक्त राज्यों में आता था, अब ये शायद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आ गया। ये पहले उत्तराखंड में, यानी पहले उत्तर प्रदेश में था, अब ये वर्तमान में उत्तराखंड में चला, क्योंकि 2000 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया था। तो आपका पंतनगर उत्तराखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान अवस्थित है, यानी 60वां प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान अवस्थित है। साथ ही बताना होगा कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर ये अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में नाबार्ड बैंक पूर्ण वित्त उपलब्ध कराती है। यहाँ पर आपसे पूछा भारत की जो नाबार्ड बैंक है वो वित्त यानी धन उपलब्ध नहीं कराता। देखिए यहाँ पर क्या शब्द दिया, नहीं कराता। तो 61वां प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्यात आयात बैंक को। ध्यान रखो जितनी भी बैंक तो होती है आयात निर्यात करती है उनको ये बैंक उपलब्ध नहीं कराती। ज़्यादातर जो बैंक कर्ज लेती हैं वो RBI से देती हैं, यानी जितने भी भारत में बैंक हैं उन सभी को जो पैसे दिए जाते हैं वो RBI बैंक से ही डोनेट किए जाते हैं, यानी दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है। देखिए पीत यानी पीली क्रांति, ऐसे आप समझ सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 62 का हो जाएगा आपका तिलहन क्रांति से। देखिए इसको भी मैं एक ट्रिक से बता देता हूँ, पीत यानी पीली क्रांति और पीली क्रांति आपको समझना तिलहन, यानी तिलहन से बनना तेल, यानी तिलहन जो फसलें होती हैं उनमें तेल ही तो निकलता है और साथ ही तेल आपको पता होगा सरसों का तेल कैसा होता है, पीला होता है। देखिए तिलहन से पीली क्रांति बन जाती है, आप ऐसे आसानी से ध्यान रख सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने, वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है। इन आपसे पूछा गया है कि 1995-96 में जो स्थापित किया था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, ये किसका हिसाब रखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का हिसाब रखता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वोटर जेट टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। यहाँ पर आपसे पूछा वोटर जेट टेक्नोलॉजी का उपयोग किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा 64वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सिंचाई क्षेत्र से। अगला प्रश्न, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, यानी जो वर्मी कल्चर है विज्ञान की एक शाखा है वर्मी कल्चर, उसमें जो वर्म है इसका संबंध क्या है। तो इसका जो साथ ही संबंध होता है उसका अर्थ होता है अर्थ वर्म। ध्यान रखो क्या, अर्थ वर्म, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, यानी जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश में हैं। आपसे पूछा गया जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे जिनके नाम पर ही नोबेल पुरस्कार रखा गया और कृषि के क्षेत्र में इन्हें सबसे पहले, यानी एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक या फिर व्यक्ति हैं जिन्हें कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपसे पूछा ये किस देश के निवासी हैं, तो इनका जो देश है वो है इसका साथी USA, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन सा एक जैव डीजल यानी बायोडाइवर्सिटी मिश्रण का कार्यान्वयन नोडल मंत्रालय के रूप में कर रहा है। आपसे पूछा गया, अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, साथियों प्रश्न को एक बार देख लीजिए, दोबारा से मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन सा एक जैव डीजल मिश्रण का कार्यान्वयन नोडल मंत्रालय के रूप में कर रहा है। तो 67वां प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर बनता है वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सदाबहार क्रांति भारत में किस
उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ आपसे पूछा और सदाबहार क्रांति है ये किसके लिए चलाई गई थी भारत में। तो साथियों 76वां प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर बनता है 76वें प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। ध्यान रखना किसके द्वारा चलाई गई, सदाबहार क्रांति डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। देखिए भारत में पूछा जाता है तो राइट आंसर क्या होता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अब आपसे पूछा विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन ई. बोरलॉग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति संबंधित है। अब देखिए आपसे पूछिए हरित क्रांति संबंधित है। जितने भी हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न बन सकते थे मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आपसे पूछा 78वें प्रश्न में हरित क्रांति संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं के उत्पादन से। ध्यान रखना साथियों, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के जो नीचे देश है जिसका नाम है मैक्सिमो में सबसे पहले हरित क्रांति का जो मॉडिफिकेशन यानी जिसका जो परीक्षण किया गया था वो आपका वहीं पर हुआ था, जो किया था आपका डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने। आइए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। यानी आपसे बताना होगा साथियों भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। ध्यान रखो साथियों कौन सा दलहन, कानपुर में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। कितना अच्छा प्रश्न है। और आपसे पूछा भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंतनगर में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। यानी आपसे पूछा देश का केंद्रीय, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कटक साथियों। ध्यान रखना कटक, और कटक आपका पड़ता है साथियों उड़ीसा राज्य में। ये आपका राज्य भी ध्यान रखना कौन से राज्य में पड़ता है, तो उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। सारे प्रश्न अनुसंधान संस्थान से मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आज का चौथा यानी इस क्लास का ये चौथा क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रांची में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। अब देखिए साथ आपसे पूछा है सरसों वाला, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भरतपुर। क्योंकि भरतपुर में ही राजस्थान राज्य में सरसों का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। क्योंकि जो सरसों वगैरह होती है इस प्रकार की जो कृषि होती है ये उस क्षेत्र में अधिक होती है जहाँ पर बारिश कम हो, जहाँ पर पानी की सुविधाएँ कम हो। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आपको पता होगा कि पानी की सुविधाएं बहुत कम है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगले प्रश्न में आपसे बोला गया केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान स्थापना या स्थापित है। यानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है। साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंबिका नगर। ध्यान रखना साथियों कौन सा, अंबिका नगर। ये आपके सारे जो नगर आ रहे हैं राजस्थान में ही आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगशाला में खेत एक कार्यक्रम शुरू हुआ। सभी साथी समझेंगे, प्रयोगशाला में खेती कार्यक्रम शुरू हुआ तो किस वर्ष हुआ था ये प्रारंभ, तो ये हुआ था आपका 1979 यानी 1979 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 9वां प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर। और जबलपुर आपका पड़ता है साथियों मध्य प्रदेश, जिसको हम बोलते हैं एमपी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान स्थित है। 10वां प्रश्न है, राइट आंसर बनता है साथियों ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। और हैदराबाद आपका पड़ता है तेलंगाना में। साथियों ध्यान रखना कौन सा शहर कहाँ पड़ता है ये भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। अगला प्रश्न, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। देखिए आपके सामने निकल कर आ गया प्रश्न, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। अच्छा प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। ध्यान कहाँ क्या पूछा, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य जो पूर्वांचल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है। अब आपसे पूछा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। और भोपाल आपका किस राज्य में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। एक एक क्वेश्चन को मैंने बारीकी से डिस्कस किया है, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। ये मैंने कई बार बोल चुका हूँ आपसे कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, इसलिए बोला कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस 100 क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चनों को लेकर दिखाऊंगा। यानी आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन इस वीडियो से कन्फर्म आने ही आने हैं। आइए देखते हैं, इसका जो राइट आंसर बनेगा 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जोधपुर। और जोधपुर साथियों आपका पड़ता है राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न कह रहा है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। आज का 14वां प्रश्न है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर शहर में। आइए अगला प्रश्न, इंटरनेशनल
क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर दी सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है? कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया। राइट आंसर बनता है साथियों ऑप्शन नंबर डी, भारत अर्थात हैदराबाद, यानी भारत और भारत के भी शहर हैदराबाद में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की गई थी। देखिए किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए एक यूनियन बनाई गई है जिसका नाम है भारतीय किसान यूनियन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1985 में। ध्यान रखना साथियों, अब ये एक बहुत बड़े लेवल पर ये बन चुका है पार्ट, यानी किसानों की समस्याओं से संबंधित एक यूनियन बना जिसका नाम है भारतीय किसान यूनियन और ये 1985 में स्थापित हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। शीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान, तो राइट आंसर होता है साथियों ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद, यानी यूपी के इलाहाबाद शहर में। अगला प्रश्न, किसान दिवस मनाया जाता है। देखिए किसानों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं अपने, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18वें प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 सितंबर। ध्यान रखना साथियों, किसान दिवस प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला प्रश्न आपसे देखिए कुछ कूट आपसे मिलवा रहा है कि कौन सा कूट कहाँ पर मिलेगा, और आप कूटों को एक बार देख लीजिए। आपसे बोर्ड दिए और उनसे संबंधित मुख्यालय दिए और आपको बताना होगा साथियों को कौन सा मुख्यालय किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो 19वां प्रश्न है उसके आपको मुख्यालय सेट करने होंगे। तो आइए इनको मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दे रहा है कॉफ़ी बोर्ड, तो कॉफ़ी बोर्ड आपका कहाँ जाएगा साथियों? बंगलौर। ठीक है, अगला आ रहा है आपका रबर बोर्ड, तो रबर बोर्ड आपका साथियों कहाँ जाएगा? कोट्टायम। अगला आ रहा है आपका देखिए सी वाला चाय बोर्ड, तो चाय बोर्ड आपका कहाँ जाएगा? कोलकाता। और अगला आ रहा तम्बाकू बोर्ड, तो तम्बाकू बोर्ड कहाँ जाएगा आपका? गुंटूर। तो इस प्रकार इसके जो कूट हैं वो आपके मिल जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना कौन सा बोर्ड कहाँ संबंधित है। तो इसी प्रकार आप देख लीजिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा कहाँ मिल रहा है, एक बार नज़र डालते हैं और उसके बाद देखते। देखिए मैं आपको दोबारा से रिपीट करा दे रहा हूँ। कॉफ़ी बोर्ड आपका कहाँ है साथियों? तो सॉरी, कॉफ़ी बोर्ड आपका पड़ता है बंगलौर, रबर बोर्ड आपका कोयट्टूर, चाय तम्बाकू बोर्ड कोलकाता और ये वाला बोर्ड यहाँ पर। यानी मैंने आपके चारों कंप्लीट कर दी। देख लेना, तम्बाकू बोर्ड गुंटूर, चाय बोर्ड आपका कहाँ पड़ता है? तो कोलकाता में, रबर बोर्ड आपका कहाँ पड़ता है? कोयट्टम में, और कॉफ़ी बोर्ड आपका बंगलोर पड़ता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालीकट। और कालीकट आपका पड़ता है साथियों केरल राज्य में। ये कालीकट वही है जहाँ पर 1498 में, ध्यान रखो साथियों 1498 यानी 17 मई, मैं आपको बिल्कुल डीप जाके देके बता रहा हूँ। 17 मई 1498 को कालीकट वही है जहाँ 17 मई 1498 को भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने। और वास्को डिगामा सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर ही पहुंचा था। कब पहुंचा था? 17 मई 1498 को। ये वही कालीकट है साथियों। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, गांव में स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। आपको बताना होगा किस क्षेत्र के लिए बनाया जाता है स्वयं सहायता समूह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदस्यों के स्वयं की सहायता के लिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। अच्छा प्रश्न है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। 22वां प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके सामने पहले ऑप्शन देखिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ शहर। ध्यान रखना साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर। अगला प्रश्न, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है। एक एक क्वेश्चन बहुत डीप जाके प्रश्न पूछा जा रहा है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 8 से 10 प्रश्न इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी। और झांसी आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। ये आपके कृषि से संबंधित जितने भी विश्वविद्यालय आते हैं ये तो एग्जाम में आने ही आने, क्योंकि आपके एग्जाम में ग्रामीण विकास दिया हुआ है और ग्रामीण विकास साथियों पूरा आपका एग्रीकल्चर से संबंधित यानी कृषि से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका बना हुआ मेरठ जिले में। दरअसल साथियों कहाँ पर? मेरठ में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर स्पीड स्पाइस यानी NRCSS का मुख्यालय या हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर आपको देखना होगा, बताइए साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा। 25वां प्रश्न, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तवीजा फार्म यानी अजमेर राजस्थान में। तवीजी फार्म याद रख लीजिए, नहीं तो आप अजमेर राजस्थान को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, वर्तमान में देश में कार्यरत राज्य कृषि विश्वविद्यालय की कितनी संख्या है? जबकि 5 DV यानी विश्वविद्यालय कृषि शाखा के क्षेत्र एवं 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि शाखा कार्यरत हैं। अब आपसे केवल इतना पूछा है कि वर्तमान में देश में कार्यरत राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या
कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 55। दरअसल साथियों 55 कृषि राज्य विश्वविद्यालय हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में वर्तमान में कितने कृषि विश्वविद्यालय केंद्र यानी केवीके जो केवीके होते हैं स्थापित किए हैं। अब देखिए 2014 भारत में वर्तमान में यानी 2014 के आंकड़ों के अनुसार आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 634। पूरे भारत की बात हो रही साथियों, तो 27वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का मुख्यालय स्थित है। जितने भी कृषि से संबंधित विश्वविद्यालय मैंने इस वीडियो में सारे डिस्कस कर लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर ए सोलन नैनी यानी हिमाचल प्रदेश। ध्यान साथियों सोलन नैनी अर्थात हिमाचल प्रदेश में ये बना हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। अच्छा प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। और हैदराबाद आपका कहाँ पड़ता है साथियों, तेलंगाना में। कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में। तो साथियों ये थे आज की क्लास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। जिस भी साथी ने वीडियो को शेयर नहीं किया प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।